नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि इस कर्म भूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है। ईश्वर जो है वो सिर्फ लकीरें देता है और इन लकीरों में रंग हमें ही भरना पड़ता है। जी हाँ, किस्मत की इन्हीं लकीरों में बेहद ही खूबसूरती के साथ इन रंगों को भरा है जयपुर की दो बेटियों ने, अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल ने। अवनी लेखरा ने जहां पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर लगातार अपनी जीत के क्रम को जारी रखा, वहीं जयपुर की ही दूसरी बेटी मोना अग्रवाल ने भी कांस्य पदक जीतकर पैरालंपिक में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पैरालंपिक में भारत के सभी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जहां तक अवनी और मोना की बात करी जाए तो अवनी और मोना ने जो पैरालंपिक में पदक जीता, उन्होंने ये साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, कितनी भी विषम हो, अगर मन में हौसला हो और लक्ष्य अटल हो तो कैसी भी विषम परिस्थितियों में सफलता को हासिल किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं अवनी और मोना के इस सफलता के और संघर्ष के इस सफर को। जयपुर की दो बेटियों ने दुनिया के सामने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अगर बात करें अवनी लेखरा की, तो अवनी ने पेरिस पैरालंपिक में निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 में जीत हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भी अवनी साल 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। आपको बता दें कि साल 2012 में अवनी लेखरा एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद भी अवनी ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। अवनी ने साल 2015 से ट्रेनिंग शुरू की और पहली बार उन्होंने राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में अवनी का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने पहली ही प्रतियोगिता में गोल्ड पर निशाना साधा। साल 2016 से लेकर 2020 तक अवनी नेशनल चैंपियनशिप में 5 गोल्ड जीतकर आज वे विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। पिछले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अवनी ने पेरिस में भी अपना जलवा दिखाया। वर्ष 2022 के विश्व कप में उन्होंने 2 गोल्ड जीते। साल 2022 में पैरा एशियाई खेलों में भी अवनी ने जीत हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। इन प्रतिभाओं को देखते हुए अवनी को पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो उसकी जो लर्निंग स्किल्स हैं, मैं कहना चाहूँगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और उससे भी ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंटल है और एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस करने में नई चीज़ों को घबराती नहीं है। अगर कोई चेंज करते हैं तो वो एडॉप्ट जो करती है, जिस तरीके से जो उसकी ग्रास्पिंग है, तो एडॉप्टेबिलिटी है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हम कह सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक से लेकर पेरिस पैरालंपिक तक अपने खिताब को बरकरार रखने वाली अवनी लेखरा हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं, जिन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। और जयपुर पहुंचने पर उनका खास स्वागत भी हुआ है। हमारे से खास बात उनकी यहाँ पर है। और अवनी, सबसे पहले तो इस बार की यात्रा किस तरह की आपकी रही है? पेरिस पैरालंपिक की बात करें, क्योंकि डिफेंडिंग चैम्पियन आप रही। डिफेंडिंग होना अपने आप में, क्योंकि एक प्रेशर भी रहता है कि हमको अपना मेडल बरकरार रखना है, कैसे मुमकिन रहा? काफ़ी अच्छी जर्नी थी एक्चुअली। मैंने पेरिस में ही कोटा लिया था पैरालंपिक्स के लिए भी, तो सेम रेंज पर ही वापस जाना, तो एकदम न्यू वाली फीलिंग नहीं थी। और वहाँ पर एक्चुअली मतलब अभी कंटिन्यूसली बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स चल रहे थे इस पैरालंपिक साइकिल में। मेरी एक सर्जरी भी हुई थी अभी मार्च में, तो उससे भी ओवरकम करना, तो फिज़िकली मेंटली थोड़ा सा तो एग्जॉस्टिंग था। बट लाइक आई सेड, अगर एक अच्छी टीम होती है आपके लिए, आपके साथ एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट रहता है, तो ये पॉसिबल हो जाता है। शूटिंग में सबसे पहले हम बात करें तो आपके 10 मीटर वाला जो इवेंट था, ये मतलब अब आपकी खासियत खूबी बन गया है ये इवेंट, और अब आपको बहुत रास आता है, मतलब आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाएं हाथ का खेल है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस इवेंट को मतलब जो ऐसा बोलते हैं कि ये अब आपका मेन इवेंट बन चुका है, उसमें प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाता है, और अगर कुछ अच्छा नहीं होता है या ऐसा कुछ, तो दुख भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने शुरुआत 10 मीटर एयर राइफल से करी थी जब मैंने खेलना शुरू करा था। 50 मीटर मैंने बाद में खेलना शुरू करा था। तो इन जनरल जिस चीज़ से आप शुरुआत करते हो, थोड़ा लगाव ज़्यादा रहता है उससे। पर मैं 3 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी और
कोशिश तो यही थी कि तीनों में ही मेडल आए, बट अब आई एम हैप्पी कि एक गोल्ड लेकर आ पाई मैं कंट्री के लिए। पिछली बार भी आपने ब्रोंज जीता था 50 और प्रोन कैटेगरी में भी आप उतरती हैं, तो ये कैटेगरी में क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल रहता है और आपके हेल्थ के इश्यूज़ के साथ में थोड़ा कठिन रहा? हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि इस साल तो आफ्टर कमिंग बैक, मतलब मार्च में मेरी सर्जरी हुई थी, उसके बाद में एक डेढ़ महीने का तो बेड रेस्ट था, एंड देन धीरे धीरे शुरू करा। 50 मीटर थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है, राइफल हैवियर है तो उतना और इवेंट भी काफ़ी लॉन्ग है, लाइक 120 शॉट्स के मैच एंड देन 45 शॉट्स का फाइनल, जस्ट ऑलमोस्ट डबल देन 10 मीटर मैच। तो उसकी ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा जल्दी शुरू नहीं कर सकते थे क्योंकि बॉडी पे एकदम से इतना लोड डालना भी सही नहीं था। तो अभी मैंने कोशिश करी थी कि मैं तीनों में इक्वल फोकस दूँ, बट एक वो भी था कि अभी अगर एक इवेंट को कर रहे हैं थोड़ा, तो उस पर भी मतलब कोशिश करें कि वो भी फोकस करके ही चले, क्योंकि 2-3 महीने के ब्रेक के बाद आप कोई भी इवेंट शुरू करते हो तो थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिस आउट कर दिया है। तो अब आई एम हैप्पी कि जो भी मतलब हुआ, बट ट्रेनिंग तो आई गेस मैंने तीनों की ही उतनी ही करी थी जितनी मतलब करती एक हूँ। बात है कि कहा जाता है कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल और कारवां बढ़ता चला गया, मतलब कि आपने जब शुरुआत करी थी तब ये गेम काफ़ी उस तरह से नहीं बढ़ा था जिस तरह से अब अवनी की जो सफलता रही है उसके बाद लोग इसमें काफ़ी आने लगे हैं। अभी रिसेंट ही मोना अग्रवाल का भी जो मेडल है वो हमारे सामने देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली। जब मैंने शुरू करा था तब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। अब धीरे धीरे आफ्टर टोक्यो जो इतनी विजिबिलिटी बढ़ रही है, इतनी अवेयरनेस बढ़ रही है पैरा स्पोर्ट्स को लेकर, स्पेशली शूटिंग में, तो हमने बहुत ज़्यादा नंबर्स में गेन देखा है। और हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं हमारी जर्नी से, एंड देन उन्होंने चूज़ करा है कि हम शूटिंग में आए या कोई और स्पोर्ट चूज़ करें। तो आई थिंक ये एक मतलब एक अच्छी ग्रोथ है जो हो रही है पैरा स्पोर्ट्स की। और अभी जितना पहले से भी बेटर परफॉर्मेंस रही है इस बार पैरालंपिक्स में, तो आई थिंक आगे और भी ज़्यादा अगर विजिबिलिटी और भी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी तो और ग्रोथ होगी। अच्छा, आपके फादर प्रवीण सर अक्सर मुझे बताते रहते हैं कि अवनी न सिर्फ शूटिंग में बल्कि पढ़ाई में भी उतनी है अच्छी है, तो ये बैलेंस कैसे कर पाती हैं आप? मैंने बहुत जल्दी ही शूटिंग शुरू कर दी थी, मतलब मैं 13 साल की थी जब मैंने शुरू कर दी थी 2015 में। और उसके बाद से मैंने 10th बोर्ड्स भी शूटिंग के साथ दिए हैं, मैंने 12th बोर्ड्स भी शूटिंग के साथ दिए हैं। फिर जब मेरे लॉ के एग्ज़ाम्स होते थे वो भी सब मैंने शूटिंग के साथ करा है। अभी फाइनली इस साल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है LLB की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बचपन से ही कोई चीज़ कर रहे होते हो और आपका एक शेड्यूल मेंटेन हो जाता है और आपको मतलब पता होता है कि अब मुझे इस टाइम ये करना है और इस टाइम ये करना है, तो मुझे लगता है बैलेंस आउट हो जाती हैं चीज़ें और इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। पर्सनली मैं हमेशा से यही सोचती थी कि एजुकेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना स्पोर्ट्स है, और आई रियली वांटेड टू बी इन दैट फील्ड टू। तो वो साथ साथ होता चला गया और अब तो इतने साल हो चुके हैं कि ऐसा अलग कुछ नहीं लगता। अच्छा, प्रवीण सर ने एक खास बात हमको ये भी बताई जिस दिन आप गोल्ड मेडल जीत करके आई, तो उन्होंने कहा था कि आपको उन्होंने मोटिवेट किया था रामचरितमानस की एक चौपाई से, कौन सो काज कठिन जगमाई। हाँ, पापा ऐसे भेजते रहते हैं। मतलब मम्मी पापा दोनों ही थोड़ा रिलीजियस वे में हैं, और मम्मी तो स्पेशली मतलब जो भी मतलब मम्मा मेरे साथ ट्रैवल करती हैं। पेरिस में भी वो गई थी, टोक्यो में भी गई थी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे मैचेस में। तो पूरा टाइम भजन चलते रहते हैं, पूरा टाइम कुछ ना कुछ वो मतलब मंत्र पढ़ती रहती है। मतलब शी इज़ वेरी रिलीजियस इन दैट वे। आध्यात्म से एकाग्रता बढ़ती है नहीं? आई फील मतलब अभी मैं उतना नहीं कर पाती हूँ बिकॉज़ हमारी काफ़ी शेड्यूल काफ़ी पैक्ड है, बट आई डेफिनेटली फील, और इनफैक्ट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। बट आई थिंक जितना मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं उतना तो आई डोंट थिंक मैंने करा है अभी तक। लेकिन इस बात में तो कोई दुराई नहीं कि एकाग्रता जो है वो एक शूटर के लिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण होती है, और इस लिहाज से आप ध्यान करती हैं किस तरह से खुद को? हाँ जी, डेफिनेटली हमारी मेंटल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, और मतलब मेरे जो मेंटल ट्रेनर हैं डॉक्टर सुबीर देवनाथ सर, उन्होंने और मैंने मिलकर जो भी हम लोगों ने नई एक्सरसाइजेज करी हैं, मतलब काइंड ऑफ हम लोग कोशिश करते हैं कि सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाए यहाँ पर भी, और जिससे कि वहाँ जाके मतलब एकदम से ऐसा ना लगे कि कुछ न्यू है। स्पेशली इस बार तो थोड़ा ज़्यादा ही था चैलेंजिंग बिकॉज़
एक रहता है ना कि अब गोल्ड से नीचे कुछ भी आएगा, तो पहले तो ऐसा था कि फर्स्ट टाइम आप जाते हो तो इतना नहीं रहता, आप यू एक्सेप्ट वॉट एवर देयर इज़, बट अब लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो उन चीज़ों को ओवरकम करके, वो सब चीज़ों को ऑफ द फील्ड छोड़ के ऑन द फील्ड जाकर सिर्फ फोकस करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रेनिंग और योगा और इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे यहाँ बेसिक सुविधाओं के अलावा क्या एडवांस ट्रेनिंग अब मौजूद है यहाँ पर? क्या इक्विपमेंट्स हमारे पास में हैं जो बाकी की जो नई पीढ़ी आ रही है उसके लिए, उसको कोई कामयाबी यहाँ पर मिल पाए? आई थिंक रेंजेस तो हैं यहाँ पे अवेलेबल, अब आई गेस इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स भी लग गए हैं, बट उतना अच्छा अवेलेबिलिटी नहीं है इक्विपमेंट्स वगैरह का भी। और इनिशियली जब कोई स्टार्ट करता है तो शूटिंग एक ऐसा गेम है जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो मतलब इनिशियली थोड़ा तो ऐसा सेटबैक मिलता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट एक बार कोई इंसान ग्रो करता है और वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, शूटिंग ही नहीं किसी भी स्पोर्ट्स में, अगर आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा मनी इन्वेस्ट करोगे, तो आई थिंक धीरे धीरे करके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, उन नए लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जो आपको देख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सीख लेना चाहते हैं आपसे, कोई आपको प्रेरणा मानते हैं वो, उन लोग को आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगी कि अभी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में हो सकता है उतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा हो, या हो सकता है कोई सेटबैक आया हो, बट यू शुड जस्ट कीप योर फोकस फॉरवर्ड। और आपको बस मुझे ऐसा लगता है कि आप बस अपने प्रोसेस पर ध्यान दें, जो भी कर रहे हैं आप जिस भी फील्ड में हो, और उतना आउटकम के बारे में ना सोचें, तो डेफिनेटली धीरे करके सक्सेस मिल जाएगी। टॉप्स और पोडियम जैसी स्कीम्स क्या देखते हैं आप आने वाले दिनों में, उसका रिजल्ट और किस तरह से मिल सकता है? आई थिंक ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इनफैक्ट अब तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी शुरू हो चुके हैं, तो उससे ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो अपने टैलेंट्स को शोकेस कर सकें आगे आकर। मतलब जितना उन्हें एक्सपीरियंस गेन करने को मिलेगा, जितने ग्रास रूट लेवल पे एथलीट्स बढ़ेंगे, उतनी आगे जाके चांसेस हैं कि एलीट लेवल पे एथलीट्स बढ़ें। अवनी लेखरा से हम खास बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने देश प्रदेश का नाम रोशन किया है, और वे स्वर्ण सफलता की जो सीढ़ी है लगातार चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और आगे भी उन्होंने हमारे तमाम उन खिलाड़ियों को भी यहाँ पर मोटिवेट किया है, उन्हें एक नई प्रेरणा दी है, नई सीख दी है, जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर। वहीं जयपुर की बेटी मोना अग्रवाल की बात करें तो उन्होंने अपने पहले ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी यह उपलब्धि दर्शाती है कि जयपुर और राजस्थान में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। भारत के लिए पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मोना अग्रवाल की कहानी काफी प्रेरणादायी है। एथलीट मोना अग्रवाल ने काफी संघर्ष से यह मुकाम हासिल किया है। पोलियो के संक्रमण ने भले ही उनके चलने फिरने में रुकावट डाली, लेकिन उनके हौसले को रोक नहीं पाई। 37 वर्षीय मोना अग्रवाल की रुचि एथलेटिक्स में रही। पहले वह शॉटपुट, डिस्क, जेवेलियन थ्रो में हाथ आजमाना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने शूटिंग में करियर बनाने का फैसला लिया। साल 2022 में एशियाई पैरा खेलों और लीमा में साल 2023 में WSPS चैंपियनशिप के जरिए पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि वह पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। इसके बाद मोना ने नई दिल्ली में आयोजित हुए WSPS विश्व कप 2024 में सफलता हासिल की। इसमें उन्होंने 250.7 का कुल स्कोर दर्ज करके स्वर्ण पदक जीता था, जिसके बाद मोना ने पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया। पेरिस पैरालंपिक में जयपुर की बेटी मोना अग्रवाल ने नाम रोशन किया है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए एक बार फिर सफलता का जो पैमाना है वो छुआ है। आज वो हमारे साथ में जयपुर में है, बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहला सवाल भी मेरा उनसे यही है कि इस सफलता की किस तरह से आपने उम्मीद की थी और कैसे ये मुमकिन हो पाया, कैसा आपका सफ़र रहा, उस पर थोड़ा बताएं।
सर सफ़र कुछ आसान था, कुछ मुश्किल था। आसान इसलिए था कि मुझे एक सही कोच का गाइडेंस मिला। मुश्किल इसलिए था कि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। बच्चे छोटे थे, फैमिली के पास छोड़कर गई, तो वो मेरे अंदर की जो ममता है वो बार बार रह के उठ रही थी। तो कुछ आसान था, कुछ मुश्किल था, लेकिन जब मैं वो मंजिल तक पहुंची, मुझे ये विश्वास था कि मैं अपना मुकाम ज़रूर हासिल कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने मेहनत जी तोड़ की थी। अच्छा, एक बात एक इंटरव्यू में मैं आपके सुन रहा था कि आपने कहा कि 2016 के पहले में आपको पता नहीं था कि किस तरह से शूटिंग में भी भविष्य बनाया जा सकता है। ये कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, वो थोड़ा सा मुझे आप विस्तार से बता सकते हैं। 2016 से पहले मुझे गेम्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था कि इस तरह के पैरा के अंदर कोई गेम्स होते हैं। और 2016 में मैं मेरी जॉब छोड़ के जब बेंगलोर से आई थी, तो मैं डिसेबल वुमेंस के लिए कुछ करना चाहती थी। तो जब मैंने निकला और रास्ता ढूंढना शुरू किया, तब मुझे गेम्स की जानकारी मिली। मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट किया, पावर लिफ्टिंग भी मैंने किया। मैंने सिटिंग पैरा वॉलीबॉल की मैं फाउंडर प्लेयर हूँ, उसमें मैंने गर्ल्स की टीम बनाई, पहला नेशनल कंडक्ट करवाया, और उसी से 6 से 7 गर्ल्स की जो है अभी जयपुर सेक्रेटरीट के अंदर वॉलीबॉल से जॉब है। तो मुझे लगा कि रास्ते बन सकते हैं, लेकिन फिर मुझे पहले खुद के लिए भी देखना था। मेरी शादी भी हो गई थी और बच्चे हो गए थे, तो मैंने कहा कि जब मैं खुद आगे बढ़ूंगी ना, तो मैं बच्चों को कईयों को हाथ पकड़ के आगे लेकर आ सकती हूँ। तो मुझे वो रास्ता बनाने के लिए खुद को आगे बढ़ना ज़रूरी था, तो मैंने वही कोशिश की। और 2021 में मैंने फिर शूटिंग स्टार्ट की थी, और 2021 से लेकर और अभी तक 2.5 साल के अंदर मैंने ये मुकाम हासिल करा है। शुरुआती दौर रहता है तो काफ़ी मुश्किल आती है, आदमी को लगता है कि ये संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो शुरुआती इस दौर में खुद के मनोबल को आपने कैसे मजबूत रखा? जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की, कोच का कॉन्फिडेंस था कि तू अच्छा करेगी। तो जब भी वो मुझे कोई टास्क देके जाते थे, मैं लग जाती थी कि नहीं 2 घंटे 3 घंटे, जब तक वो आके बोलते नहीं थे मैं रुकती नहीं थी, मैं लगी रहती थी। मैंने लगभग 8-8 9-9 घंटे भी प्रैक्टिस की हुई है, और कोच का विश्वास था और मैं रिज़ल्ट दे पा रही थी। मैंने मेरे शुरुआत में मतलब दिसंबर 2021 में स्टार्ट किया था, और मार्च 2022 में पहला नेशनल खेला था, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल था, वो भी अच्छे स्कोर के साथ में। तो एक विश्वास अपने आप आ गया कि मैं करना चाहूँगी तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। एक बात की, एक महिला होने के साथ में शारीरिक अक्षमताओं की चुनौती, और उसके साथ साथ में आपने गेम्स ऐसा चुना जिससे कि पूरा टाइम आपको उसमें डेडिकेशन देना, घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी, सारा सब कुछ कैसे मैनेज हो पाया? शुरू के 6 महीने कहूँ तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी, घर का सारा काम करती थी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, और वो काम करके मैं 9 बजे एकेडमी जाती थी। मेरे लिए एक लाइन खाली रहती थी कि मोना आएगी, मोना प्रैक्टिस करेगी, और वहाँ से प्रैक्टिस करके फिर मैं 12 बजे ड्यूटी जाती थी। सेक्रेटरीट में मेरी जॉब थी, 3 घंटे ड्यूटी करके फिर मैं 3 बजे वापस आके एकेडमी पे प्रैक्टिस करती थी, और 6 बजे घर पे आके मैं फिर घर का काम करती थी। तो वो 6 महीने 8 महीने में ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर और सारी चीज़ें हैं कि मैं कैसे कर पाऊँगी। उन 6 महीनों में ये हुआ, लेकिन जब रिज़ल्ट आने लगा, मैंने नेशनल में अच्छा परफॉर्म किया, ट्रायल्स में अच्छा परफॉर्म किया, तो मैंने घर वालों से बात की कि थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। फाइनेंशियली मैं मैनेज कर लूँगी, मैं कहीं से भी लेकर आऊँ, लेकिन बच्चों को आप संभालिए, और मैं थोड़ा अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैं रिज़ल्ट लेकर आऊँगी, चाहे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं रिज़ल्ट ज़रूर लेके आऊँगी। तो मेरी मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने सपोर्ट किया, उन्होंने बच्चों का ध्यान रखा, और उसी का रिज़ल्ट है कि मैं अपने गेम पे अच्छे से फोकस कर सकी। आगे के जो मंजिलें हैं वो आपकी क्या रहने वाली? सर अभी एशियन गेम्स आ रहा है वापस से 2 साल बाद में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी एंट्री स्टार्ट कर दी है पैरा गेम्स की। तो मेरा जो प्लानिंग है उसमें ये है कि मैं आने वाले हर इवेंट के अंदर स्टार्टिंग से अपना डेडिकेशन दूंगी, और इस बार मुझे ओलंपिक के अंदर, पैरा ओलंपिक के अंदर अपने मेडल का कलर चेंज करना ही है, तो उसकी तैयारी मेरी अभी से स्टार्ट है। एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, जो लोग ये मानते हैं कि अगर वे शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या किसी तरह की अक्षमता है, तो वे ये हार मान लेते हैं कि वे कुछ कर नहीं पाएंगे, उन लोग का आपका क्या मैसेज है, और ख़ास तौर पर उन महिलाओं को, क्योंकि आप दोनों के लिए रोल मॉडल? सर मेरा जो पर्सनल अपनी ज़िंदगी के साथ अनुभव है वो ये है कि डिसेबिलिटी जो है वो सिर्फ आपके शरीर में हो सकती है। अगर आपने अपने दिमाग में डिसेबिलिटी ले आए ना, तो आप पूरी तरह से डिसेबल हैं। तो मैंने कभी अपनी डिसेबिलिटी को हावी नहीं होने दिया अपने दिमाग पर। तो आप चाहे डिसेबल हैं या नहीं हैं, आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप अपने आप को दिमागी तौर पर अगर सक्षम रखते हैं और ठान लेते हैं कि आपको ये काम करना है,
तो चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कोई आपको पकड़ के खींच ही क्यों ना रहा हो, आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। बताऊँ योगेश जी, किस तरह से आपने प्रतिभा को समझा मोना की, और आपको कैसे लगा कि ये जो है आगे ओलंपिक तक जो है नाम रोशन कर सकती है? जी देखिए, एक्चुअली एक तो मोना की जो प्लानिंग थी और जो उसका डेडिकेशन था खेल के प्रति, क्योंकि ऑलरेडी बाकी गेम्स खेल चुकी है, और तो इसके कहीं ना कहीं मन में कसक थी कि मेरे को मतलब छोटे लेवल पे मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ बड़ा करना है। तो वो चीज़ जब हमने देखी, आपस में हमारी बातचीत हुई, तो मैंने मोना को समझा, मोना ने मेरे को समझा, और बस हमारे जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा बना, और एक दूसरे को समझ के हम लोगों ने फिर ट्रेनिंग का पार्ट अपना स्टार्ट किया। चीज़ों को टाइम से पकड़ना, जो चीज़ बताया उसको ध्यान देना, उसको अच्छे से करना, समझना। मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक खाना पूर्ति वाली जो हम कह सकते हैं वो चीज़ मोना ने कभी नहीं की। हमेशा अपने खेल के प्रति, अपनी प्रैक्टिस के प्रति डेडिकेट रही है, और पूरे मन से इसने प्रैक्टिस की। क्योंकि अब हमें तो खुश इस बात की है कि मात्र 2 से ढाई साल के अंदर, मैं तो कहूँगा कि ये मोना का अचीवमेंट नहीं है, तो मेरा अचीवमेंट है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा। जो इतने कम समय में मान लो मेडल लेके आ गए, तो हमारे बहुत खुशी की बात है। आगे की तैयारियां क्या देख रहे हैं? आगे की तैयारी अब हमें आगे आने वाले अपकमिंग जो भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा करना है, और अभी जो हमारी मेन जो तैयारी रहेगी आगे की, वो नेक्स्ट पैरा ओलंपिक में जो मेडल का कलर है वो चेंज करना हमें। अब वो हमने कमिटमेंट कर लिया पहले की तरह, जैसे हमने पहले भी कमिटमेंट किया था दोनों ने आपस में। अब हमारा सेम कमिटमेंट आगे चल रहा है, और मेरे को पूरा भरोसा है कि जो कमिटमेंट मोना मेरे से करती है वो पक्का पूरा होता है। कोच साहब कह रहे हैं कि कलर चेंज होगा मेडल का। बिल्कुल सर, अगर कोच साहब ने कह दिया तो अब तो मुझे करके ही दिखाना है। घंटों मेहनत फिर से लगने वाली है। सर मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझे क्या है, मेरी राइफल के साथ मोहब्बत हो गई है, तो अब मुझे वो 6-8 घंटे भारी नहीं लगते। अच्छा, एक बात की जो आपके सरीखे लोग हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, जो अभी इस समय में अपकमिंग टूर्नामेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए क्या बोलना आप चाहते हैं? उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं उन्हें यही कहूँगी कि शूटिंग जो है वो एक टेक्निकल गेम है, तो आप उसको समय के साथ या और चीज़ों के साथ ना तोलें। आप खाली ये कोशिश करें कि आपके कोच ने आपको जो चीज़ें सिखाई है और जो टेक्निक्स वो आपको बता रहे हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, क्योंकि अगर आप वो टेक्निक्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेंगे तो आप अच्छे समय में, कम से कम समय में भी वो मुकाम हासिल कर लेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गेम्स में डाल रहे हैं, एक बार आपके ऊपर आर्थिक रूप से थोड़ा सा बर्डन आएगा, लेकिन आप बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, उन पे वो बर्डन उन पे ना हावी होने दें कि भाई हम तुम्हारे लिए वो पैसा लगा रहे हैं, भाई पैसे का रिजल्ट आना चाहिए, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो अगर पेरेंट्स बच्चों को इतना कहते हैं कि भाई हमने पैसा लगाया, कोई बात नहीं, तुम अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी करो, अपना बेस्ट दो और उसको इंजॉय करो। मैं पेरेंट्स से भी ये कहूँगी कि आप बच्चों पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उन्हें उस चीज़ को एंजॉय करने दीजिए, ना कि उन पर वो प्रेशर क्रिएट कीजिए कि हमने तुम्हारे पर इतना इन्वेस्ट किया, इसका रिजल्ट आना ज़रूरी है। पहले एक बात हुआ करती थी कि जब पेरेंट्स को स्पोर्ट्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, ऐसा लगता था कि ठीक है वहाँ टाइम स्पेंडिंग है। अब एक सोच बदली है, धारणा भी बदली है, अब खेलों के प्रति पेरेंट्स भी काफ़ी अवेयर हुए हैं। आपको कैसा लगता है ये जो एक बदलाव आ रहा है सोसाइटी में, अब खेलों को बूस्टअप मिलने लगा है? बिल्कुल सर, जैसे मैंने कहा कि 2016 से पहले तक मुझे पता ही नहीं था कि पैरा गेम्स होते भी हैं क्या, जबकि हमारा जो पहला मेडल है वो 1972 में आ चुका था। अगर हम पैरा ओलंपिक्स की बात करें, जो पहला गोल्ड मेडल आया था, तो अगर अवेयरनेस की उस समय इतनी कमी थी, और आज हमारे कंट्री से 84 पैरा प्लेयर्स ने, एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 29 हम लोग मेडल प्लेस अचीव कर सके हैं, तो अवेयरनेस बढ़ रही है। ऐसे ही एबल वालों में भी आंकड़े अच्छे हैं। एबल के लिए अवेयरनेस पहले से थी, पैरा के लिए अब हुई है। तो अभी लोगों का जैसे जैसे मेडल आ रहा है, जैसे जैसे समाज जागरूक हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और उनका ध्यान जा रहा है कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ना करा के अगर गेम्स करवाते हैं तो भी उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। सरकार ने कई तरह की योजनाएं चला रखी, खासतौर पर खिलाड़ियों को जब शुरुआती लेवल है उससे उनको जो है बूस्टअप मिले, उनकी तैयारियां अच्छे से हो सके। क्या लगता है आपको शुरुआती लेवल पर जो सपोर्ट मिल पा रहा है वो ठीक है, या फिर उसमें कोई सुझाव आपके? जब शुरुआत में जिस समय एक्चुअली ज़रूरत होती है नींव मजबूत करने के लिए, अगर उस समय कहीं से सरकार थोड़ा सा संबल प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, कुछ और नई बेहतरीन स्कीम्स निकालती है, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा प्रतिभाएं उभर के निकल कर आएंगी। टॉप्स जैसी स्कीम अब काफ़ी लोकप्रिय होने लगी है। सर टॉप्स बहुत पॉपुलर है, और टॉप्स ने कई खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है। उन सुविधाओं की बदौलत कई सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो निखर के आएंगी। एक महत्वपूर्ण सवाल कि अब की बार हमने देखा कि ओलंपिक में पैरालंपिक के खिलाड़ी हमारे इंडिया में काफ़ी निखर करके सामने आ रहे हैं।
सर इसका जो एक प्लस पॉइंट है ना वो ये है कि हम लोगों को फिज़िकल डिसेबिलिटी दी है भगवान ने, लेकिन मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि वो जो प्रेशर होता है मैच का या वो जो वहाँ का तनाव होता है जिसकी वजह से शायद परफॉर्मेंस खिलाड़ी की वीक हो जाती है, उसका हम पर उतना असर नहीं हो पाता। तो हम उस प्रेशर को झेल पाते हैं, उसे हैंडल कर पाते हैं और उस प्रेशर के साथ हम परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो ये हमारी डिसेबिलिटी के एवज में भगवान ने हमें जो वरदान दिया है, ये मैं उसका आशीर्वाद समझती हूँ। अपनी शारीरिक अक्षमताओं को ही अपनी ताकत बनाया है तमाम पैरालंपियन ने, और यही कहना है मोना अग्रवाल का भी। मोना अग्रवाल समेत तमाम पैरालंपियन ने देश प्रदेश का नाम रोशन किया है, दुनिया में अपनी जीत का डंका बजाया है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर। देश में पैरा स्पोर्ट्स के कल्चर में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। पैरा खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तमाम स्पोर्ट्स सेंटर में इन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का बेहतर ध्यान रखा गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि देश में पैरा खेलों को लेकर बातें हुई और इसके प्रति जागरूकता भी नजर आई। तो इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपने अवनी और मोना अग्रवाल के सफलता के और संघर्ष के सफर को देखा, जो हमें संदेश देता है कि हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। यूँ हिम्मत मत हारना, क्योंकि हर असफलता के बाद में सफलता का फल ज़रूर मिलता है। डीडी राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।